हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम की बात करेंगे। बीपीएससी यानी बिहार सब पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस एग्ज़ाम का फॉर्म 15 जुलाई से आप ऑनलाइन भर सकते हैं। बीपीएससी एग्ज़ाम को पास करना हर बिहारी स्टूडेंट का एक सपना होता है। वो लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए और बिहार के जो प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनको वो हासिल कर सके। बट प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करना कैसे है। उनको यही नहीं पता होता है कि इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए उनको क्या क्या करनी चाहिए। तो आज के इस सेशन में हम 10 ऐसे स्टेप्स की चर्चा करेंगे कि जो आपको बीपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और मैं दावे के साथ ये बोल सकता हूँ, अगर आपने इन 10 स्टेप्स को फॉलो किया तो आप यकीनन मानिए कि बीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस आप यही कीजिए कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जो हम आपको डिलीवर करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। इस वीडियो को अंत तक आप बने रहिए और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके जो जानकारी आपको मिल रही है उसको आप ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। तो बिना देर के चलिए आज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि कैसे हम बीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 की बात करते हैं। तो स्टेप 1 में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है बीपीएससी एग्ज़ाम के पैटर्न को। एग्ज़ाम जो होती है एक लड़ाई की तरह होती है। आप ऐसे समझो कि आपके और गवर्नमेंट जॉब के बीच में एक जो बैरियर है वो है क्या है, बीपीएससी का एग्ज़ाम। अब इस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफ़ाई करना है तो इसके जो इसको क्वालिफ़ाई करने के लिए जो इनकी जो बैरियर है उसको आपको पार करना पड़ेगा। तो उन बैरियर को पार करने के लिए तो जो उनके डिमेरिट्स हैं या जो उनको पार करने के जो रास्ते हैं उसको आपको तय करने पड़ेंगे। तो इस रास्ते में सबसे पहला स्टेप वो आएगा, वो है आपको सबसे पहले एग्ज़ाम जो बीपीएससी एग्ज़ाम होता है उनको पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या समझना पड़ेगा आपको, इसमें आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम के इस पैटर्न में जो आप बात करेंगे इसमें सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि उसमें कितने पेपर्स होते हैं। सबसे पहले आप ये देखोगे उसमें एग्ज़ाम के कितने पेपर्स होते हैं, ठीक, कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें क्या चेक करना है कि कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है, हाउ टाइम ड्यूरेशन क्या होता है टोटल एग्ज़ाम का, ठीक है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि लास्ट एग्ज़ाम्स में आपका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या गया था, ठीक है। तो ये जब आप करोगे तो जब ये अब देखो ये चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ से, ये चीज़ें आपको बहुत सारे ऑनलाइन आर्टिकल से आपको पता चल जाएगा या फिर आप जब बीपीएससी के नोटिफिकेशन में जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि उसमें कितने पेपर्स होते हैं, पेपर 1 है, पेपर 2 है, उसमें जीएस क्या पूछता है, जीके क्या पूछता है, किस तरह के पैटर्न रहते हैं वो आपको उसमें दिखेगा। दूसरा उसमें आपको ये भी दिखेगा एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स कितने एग्ज़ाम का होता है, ठीक है। कितने टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, पहले उसमें प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको शुरुआत में ही आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि सब आपको ये पैटर्न समझना पड़ेगा एक बीपीएससी एग्ज़ाम का पैटर्न एक्चुअल में है क्या, ठीक है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, सिलेबस को एनालिसिस करना है। किसके सिलेबस को, बीपीएससी के एग्ज़ाम के सिलेबस को एनालिसिस करना है। आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि उसके सिलेबस में है क्या क्या, बीपीएससी के सिलेबस में क्या क्या है। मसलन कि कितने सब्जेक्ट आपको उसमें पूछे जाने हैं, ठीक है। आपको उसमें कितने सब्जेक्ट पूछे जाने हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, तो आपको सब्जेक्ट के टॉपिक्स क्या क्या आते हैं वो भी आपको सिलेबस के बाद ही पता चलेगा। जब आपको ये 2 चीज़ें पता चल जाएगी तो आप अपने स्टडी को प्लान कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि हाँ मुझे यही चीज़ें पढ़नी है, मुझे फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ना है। लोग गलती कहाँ करते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि उनको यही पता नहीं होता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। जब उनको पैटर्न नहीं पता होता
तो सिलेबस को भी नहीं समझ पाते, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, किसी चीज़ को अगर आपको करना है तो आपको उसका एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। तो इस रोड मैप का जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है आपको सिलेबस को कम्प्लीटली थ्रोली जो है उसको आप कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें कितने तरह के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सब्जेक्ट के क्या टॉपिक्स होते हैं और उनके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि तीसरा स्टेप क्या है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड स्टेप क्या है। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल को आपको अरेंज करना है। मतलब आपने क्या किया, पहले स्टेप में आपने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, एग्ज़ाम का पैटर्न को समझ लिया। सेकंड स्टेप में क्या किया, आपने सिलेबस को थोड़े स्टडी कर लिया। अब आपको ये पता है कि आपके सिलेबस में क्या क्या पूछने वाला है। तो अब आपको क्या करना है तीसरे स्टेप में, जो आपने सिलेबस आपने देखा है, जो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बेस्ट क्वालिटी के बुक्स को अरेंज करना पड़ेगा। सबसे जो पहला क्वालिटी आता है क्या है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ बुक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास बेस्ट क्वालिटी के बुक्स होने चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या करना पड़ेगा आपको, ऑनलाइन जो होता है जो मटेरियल होगा वो भी आपको लेना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल जो है आपको अवेलेबल करवाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। मटेरियल भी आपके पास होने चाहिए। जब ये दो चीज़ें आपके पास रहेगी, मतलब बुक्स रहेगा, ऑनलाइन मटेरियल रहेगा और भी जो चीज़ आपको लगती है, तो आप अब तैयारी करने को आप रेडी हो। मतलब अब आप बीपीएससी की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। पहले स्टेप में आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने एग्ज़ाम को पैटर्न को समझ लिया। सेकंड पैटर्न में आपने क्या किया, आपने पूरी थ्रोली स्टडी किया सिलेबस को। अब आपको ये पता था कि आपको करना क्या है। तो तीसरे स्टेप में जब आते हैं तो आपने क्या किया कि बुक्स का भी आपने और बुक्स का और स्टडी मटेरियल का आपने अरेंजमेंट कर लिया। मतलब अब अपनी पढ़ाई आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, जब आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी तो फोर्थ स्टेप क्या होगा, तो हम लोग फोर्थ स्टेप को देखते हैं कि फोर्थ स्टेप क्या होगा। स्टेप 4, इस स्टेप में क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अब आपको ये करना है कि जो आपने तय किया है कि आपको ये चीज़ें पढ़ाई करनी है, आपको ये बुक्स पढ़ाई करनी है, आप इस बुक्स के अकॉर्डिंग आपको इन टॉपिक को पढ़ाई करनी है। तो अब आपको क्या करना है कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना है वो आपको पता होना चाहिए। किस तरह आपको पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट आपको ख़त्म करना ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ बहुत फिक्स होती है, जब तक आपको गोल नहीं पता होगा, जब तक वो टाइम नहीं पता होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको एक ऐसा रूटीन तैयार करना पड़ेगा जो आपका डेली का रूटीन हो, कि आपको पर डे कितना पढ़ना है, डेली रूटीन तय करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको डेली रूटीन एक बनानी पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा, आपको फिर मंथली या वीकली रूटीन भी आपको बनानी पड़ेगी कि आपको इस वीक में इतना आपको पढ़ना है ही पढ़ना है, इतना आपको चैप्टर्स को ख़त्म करना ही करना है। तो जाके आप एक परफेक्ट गोल को आप अचीव कर सकते हो। अगर आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप एक गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इस टाइम मैनेजमेंट का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता है। तो एक परफेक्ट टाइम में जो मैनेजमेंट है आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं 5वें स्टेप की ओर कि 5वां स्टेप आपका क्या होगा। स्टेप नंबर 5, इस स्टेप में आपको क्या करना है, नोट्स को प्रिपेयर करना है। मतलब क्या करना है, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको सिर्फ पढ़ो मत, उसको आप लिखो। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा आपके लिए। आप शॉर्ट नोट्स भी ये तैयार करो, हर टॉपिक का नोट्स तैयार करो। ये चीज़ें आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। आप जितना लिखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। तो आपको करना क्या है, इस स्टेप में आपको नोट्स प्रिपेयर करने, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, हर टॉपिक के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं टॉपिक वाइज। ठीक है ना, तो आप जितना लिखोगे, जितना आप नोट्स बनाओगे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन में। एक रूल है कि आपको 20 पेजेस का एक रूल आता है कि आप 20 पेजेस पर डे लिखो। इससे क्या होगा, आपकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आपको लिखने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नोट्स बनाओ। जितना ज़्यादा आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाओगे उतनी ही ज़्यादा आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी और आपका जो परफेक्शन होता है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा।
ठीक है ना। तो अब हम लोग 5 पॉइंट को देख चुके हैं कि यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके, नोट्स को हमने बना लिया है। अब हम आगे देखेंगे कि छठा पॉइंट कौन है, छठा स्टेप क्या है, इसके आगे क्या करना। स्टेप नंबर 6, इस स्टेप में क्या करना है आपको, रेगुलर मॉक टेस्ट को आपको देते रहना है। मॉक टेस्ट मतलब आपको ढेर सारा जो क्वेश्चन का जो सेट्स आता है, जो मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन का सेट आता है, जो आपने एग्ज़ाम पैटर्न में देखे थे, उस टाइप का मॉक टेस्ट आपको रेगुलर देते रहना है। जब तक आप जितना मॉक टेस्ट होगे ना, जितना आप उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट होगे, तो आप अपने आप को उतना ज़्यादा बेहतर बनाओगे, आप प्रिपेयर कर पाओगे अपने को एग्ज़ाम के माहौल के अकॉर्डिंग। मॉक टेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप एक टेस्ट सीरीज उठाओ, एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज लो, उसको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप उसको पूरा आप उसको दो, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो मॉक टेस्ट मिलेगा कहाँ से, तो मॉक टेस्ट के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑनलाइन बहुत सारे फ्री में मिल जाते हैं। ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाते हैं, जहाँ पे आप चैप्टर वाइज आप दे सकते हो, ठीक है। फ्री में आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं। और आपको मॉक टेस्ट देना कैसा है, तो आपको मॉक टेस्ट 2 तरह से देना है। एक तो क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है, मतलब आप जो पढ़ रहे टॉपिक वाइज, ठीक है ना, आपको एक मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज देना है। और एक जो मॉक टेस्ट होगा आपका, वो पूरा का पूरा आपका एक जो चैप्टर होगा, जो पेपर होगा, उसके वाइज आपको देना है। तो ये आपको रेगुलर देना है, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको देना है। और ये आपको कैसा देना है, आपको रेगुलर बेसिस पे देते रहना है। मतलब ये कैसा, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होनी चाहिए, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कितने दिन की होगी, 15 डेज़ पे इसकी जो मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी आपकी होनी चाहिए। मतलब हर 15 दिन पे आपको मॉक टेस्ट एक देना ही देना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। जब तक आप ये नहीं दोगे ना, तो आप कुछ भी पढ़ लो, आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। ये मॉक टेस्ट के बाद ही आपको पता चलता है कि आप उस मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो, कैसा आपका प्रिपरेशन, यही मॉक टेस्ट आपको बताएगा। तो मेरी सलाह जो रहेगी, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको रेगुलर मॉक टेस्ट को आपको देते रहना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं 7th स्टेप हमारा क्या बोलता है। स्टेप नंबर 7, इस स्टेप में आपको क्या करना है कि प्रीवियस जो पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनको आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। मतलब उन पेपर्स को पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, लास्ट 20 ईयर्स के पेपर है उनको आप पूरा सॉल्व कर डालो। एग्ज़ाम से पहले आप लास्ट 20 ईयर्स के जो पेपर्स है आप उनको सॉल्व कर दो। इस स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लास्ट जो है, जो 20 ईयर्स के जो पेपर हैं, लास्ट 20 ईयर्स के पेपर को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। मस्ट बी सॉल्व, आपको सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको जो फोकस होना चाहिए, जो फोकस होगा वो किस पे होगा, फोकस ऑन लास्ट 3 ईयर्स पेपर। लास्ट के 3 साल के पेपर हैं, उन पे तो आपका फुल फोकस होना चाहिए। उनको तो आप चाहो तो 1 से 2 बार पूरा का पूरा कर जाओ। इससे क्या होगा, इस चीज़ की जब आप करोगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपको एग्ज़ाम में एक्चुअल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना हार्ड होता है, कितना डिफ़िकल्ट होता है वो क्वेश्चन, उसको बनाने में जो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो आपको ये क्वेश्चन पेपर्स आपको बताते हैं। जब ये आप सॉल्व करोगे ना, तो इससे आपको क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। ये क्या करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, ठीक है ना। तो आप जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज दोगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस पेपर्स को आप सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मैक्स द मैन परफेक्ट। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ क्या करो कि मॉक टेस्ट भी दो, और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस पेपर है उनको भी आप अच्छी तरह से आप सॉल्व करो। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। स्टेप में क्या करना है आपको जीके जो जनरल नॉलेज है आपका, और जो करंट अफेयर्स है, उसके साथ रेगुलर आपको क्या करना, अपडेट करना है। किसी भी एग्ज़ाम को जो पास करने का जो बेंचमार्क है, वो शुरुआत होती है जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से ही होती है। तो आपको ये जो पोर्शन है वो आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलरली अपडेट रहना पड़ेगा। मतलब डेली आपको न्यूज़पेपर को रीडिंग करनी पड़ेगी। डेली न्यूज़पेपर जो आता है, आप उसको डेली आप न्यूज़पेपर को आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये आपको एकदम अपडेट रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, ऑनलाइन मटेरियल्स का भी इस्तेमाल करो।
ठीक है। ऑनलाइन मटेरियल जो डेली का आता है वो भी आप इस्तेमाल करो। वो आपको अपडेट होना चाहिए कि क्या खबर है क्या नहीं है, आपको पूरी तरह अपडेट होना चाहिए कि क्या बीत रहा है, करंट अफेयर्स क्या है, जीके में आपको क्या करना है। कि बेसिकली आपको बिहार और अपने देश इंडिया के बारे में आपका जीके का जो फाउंडेशन है वो पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो चीज़ है जीके और करंट अफेयर्स, इसमें आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको जो करने का जो तरीका है वो बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको करना क्या है, आप डेली न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करो, चाहे वो हिंदी में हो सकती है, इंग्लिश में हो सकती है, या किसी भी लैंग्वेज में हो, तो आप उसको पढ़ो, जितना हो सके डेली का पढ़ो। दूसरा क्या करो, आप ऑनलाइन मटेरियल्स को देखो, वहाँ पे बहुत सारे आपको न्यूज़ मिलेंगे, विदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। तो आप उनको स्टे अपडेटेड रहो, आपको अपडेट होते रहना पड़ेगा। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए आपके आगे पीछे आसपास चल क्या रहा है, देश में क्या चल रहा है, आपके राज्य में क्या चल रहा है। ठीक है ना। तो उसमें अपडेट करो, जितना ज़्यादा अपडेट रखो उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम के टाइम में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 9, स्टडी इन कोचिंग सेंटर। मतलब आपको कोचिंग सेंटर में की हेल्प लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। बेसिकली ये जो पॉइंट है ये जो है आपको क्या ऑप्शनल बोल सकते हो, इसको आप ऑप्शनल में ही रखो। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग सेंटर की ज़रूरत है पढ़ने के लिए तो ही आप वहाँ पे आप जाओ। अदरवाइज़ आपको लगता है कि नहीं, आपकी जो तैयारी है वो सफिशिएंट है, आपको कोचिंग सेंटर्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ पे एडमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी कोचिंग सेंटर का जो फीस है, जो बीपीएससी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं, वो काफ़ी हाई होता है। तो एक जो आम लड़के हैं, आम जो बच्चे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने 8 स्टेप तो अच्छे से किया है तो आपको 90 स्टेप में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे, इसलिए मैंने इसको ऑप्शनल लिखा है कि आपको ज़रूरत है तभी करो। जो बच्चे कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं उससे क्या होता है कि उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलता है। मतलब उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस आपको वहाँ पे मिल जाता है कोचिंग सेंटर से। ठीक है। तो इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। जो कोचिंग सेंटर नहीं जा रहे हैं तो आप अगर ऑनलाइन में जाओगे, ऑनलाइन में वीडियोज़ देखोगे, यूट्यूब में वीडियोज़ देखोगे, तो वहाँ पे आपको फ्री में भी आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस वहाँ भी मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि जो बच्चे कोचिंग में पास जा रहे हैं वही क्लियर कर पाएंगे, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। बट मेरी सलाह क्या रहती है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इनका जो टेस्ट सेंटर्स होता है, जो कोचिंग सेंटर का जो मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं, आप उनमें ज़रूर शामिल हो। मतलब मॉक टेस्ट, जो पेड मॉक टेस्ट होता है जो कोचिंग सेंटर्स वाले कंडक्ट करते हैं, आप उनमें ज़रूर शामिल हो। क्यों होता है क्या है कि ये जो मॉक टेस्ट ये लोग तैयार करवाते हैं, ये कैसा होता है, एक्सपर्ट से तैयार करवाते हैं। तो जब आप इनके मॉक टेस्ट को देते हो ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत बढ़ेगा। अगर आप इतना अच्छा स्कोर करते हो तो मान के चलो कि एग्ज़ाम में भी आप अच्छा ही स्कोर करोगे। बट वो क्वेश्चन मार्क ये होता है कोचिंग सेंटर कौन सा लेना चाहिए। तो कोचिंग सेंटर एक रेपुटेशन पे चलता है कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि किस कोचिंग सेंटर का रेपुटेशन क्या है, उससे कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, कैसे उनका परफॉर्मेंस है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको ऑनलाइन जाकर सर्च करना पड़ेगा, उनको रिव्यूज़ को देखना पड़ेगा, उनके स्टूडेंट्स की कैसे होते बात करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है। तो कोचिंग सेंटर का हेल्प लेना या नहीं लेना ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हो। ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट और आखिरी स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 10। वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब आपको क्या करना है, आप 9 स्टेप तक आप पहुंच चुके हो, आप तैयारी शुरू कर चुके हो, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ तैयारी कर रहे हो, घर वाले देख रहे हो आपको तैयारी कर रहे हो। तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो आप खुद हो। आपको क्या करना है, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है। आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम। जब ये ख्याल आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। हमेशा पॉजिटिव रहना है। और क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। ये नहीं सोचना है कि कैसे निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, इतने कम सीट से, ऐसा नहीं है। आप अगर पॉजिटिव रहोगे ना, आप मोटिवेटेड रहोगे ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने से नहीं रोक सकती। हो सकता है आपने पहला प्रयास दिया, आपका नहीं हुआ, दूसरा प्रयास दिया, नहीं हुआ, फिर भी आपको घबराना नहीं है। आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, आप मोटिवेटेड रहिए, आप पॉजिटिव रहिए और मन में ये विश्वास रखो कि यस मैं कर सकता हूँ और एक दिन में ज़रूर सफलता को हासिल करूँगा। तो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता।
ऐसे भी एक कहावत है, जहाँ पे चाह है वहीं पे राह होती है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपका एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है, आपको तैयारी को देखते हुए लोग बोल सकते हैं, पड़ोसी ताना मारते हैं, क्या कर रहा है, बैठा हुआ है, फालतू का टाइम वेस्ट करना है। बट किसी की बातों को आपको नहीं सुनना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है और हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है, एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको अपने को गुड हेल्थ बनाना पड़ेगा। मतलब आपका हेल्थ जो है वो अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ना, जब एक सिपाही तभी लड़ सकता है जब उसकी शरीर में ताकत हो। जब आपका हेल्थ अच्छा होगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की कंडीशन में रहोगे। तो आपको अपना हेल्थ सबसे पहले अच्छा रखना है, आपको अपना मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना है। मेंटल स्ट्रेंथ जो है आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। मेंटल स्ट्रेंथ मस्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। जब ये चीज़ें होंगी ना तो आप घबराओगे नहीं, ठीक है। तीसरा कि आप आगे जाके क्या करने वाले हो, आप तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी है। लोगों को ये नहीं बताना कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं। आप अपने घर वालों को बताओ, मम्मी पापा को बताओ, बट रिश्तेदारों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने जो कर रहे हो खुद को अपने पास सीमित रखो। जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, जिस दिन आप क्लियर कर लोगे एग्ज़ाम को, जब आप एक अच्छे पोस्ट पर चले जाओगे, लोग अपने आप जान जाएंगे। पर जब आप दूसरों को बताना शुरू करते हैं ना तो आपको मोटिवेट करने के बजाय आपको डीमोटिवेट ज़्यादा करते हैं। इसलिए मेरी सलाह ये रहती है कि जो आप करने वाले हो ना, दूसरों का मत शेयर करो। आप अपने जो खास लोग हैं उनको शेयर करो, बाकी 4 लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका हो जाएगा सिलेक्शन, अपने आप शुरू हो जाएगा तो वो एक अलग मज़ा दे के जाएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने हेल्थ को बहुत बढ़िया रखना है और मेंटल स्ट्रेंथ रखना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि यस आप कर सकते हो। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है आपको, ठीक है ना, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आपने कोशिश ढंग से की है, अगर आपने कोशिश ईमानदारी से की है तो आप हारोगे नहीं, आप बिल्कुल जीतोगे और आप एक ना एक बार में एक ना एक दिन आप इस एग्ज़ाम को क्रैक ज़रूर करोगे, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 स्टेप्स जो बीपीएससी 2023 को क्रैक करने के लिए थे। और अगर आपने ये वीडियो को अभी तक देखा है, लास्ट तक देखा है, इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हो ना, तो यकीनन आप ये मानो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक बार में कर लोगे, बट एक रोड मैप है, एक रास्ता है जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद यही करूँगा कि आप इन रास्तों पर चलो और आप इन रास्तों के ज़रिए बीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।